ज्योतिष शास्त्र पूर्ण आध्यात्म है और ये फल कथन करना ज्योतिषी की साधना पर, उस ज्योतिषी पर देवीय कृपा कितनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 106 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। इन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष और अपने पूरे मंथ का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिनको करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ जो संडे का प्रोग्राम आया था उसको जाकर के देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ क्या होने वाला है ये भी बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये भाविन लथीगरा नाम से आईडी है या नाम होगा ये इनका। भाविन जी, लग्न में नीच का है, नवांश में बुध उच्च का है, पन्ना पहनना चाहिए। इनका प्रश्न है कि लग्न कुंडली में बुध जो है वो नीच राशि में बैठे हैं और नवांश कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप पन्ना पहन सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बट हाँ, ये आपको बताना चाहिए था कि लग्न आपका कौन सा है। यदि बुध आपके लग्न में कारक होते हैं और किसी अच्छे भाव में बैठ करके नीच के हुए हैं और नवांश में अगर उच्च के हो रहे हैं तो आप पहन सकते हो। मेरी सलाह यही होगी आपसे कि पन्ना जैसे जेमस्टोन को पहनने के लिए, जो कि काफ़ी कॉस्टली आता है, और जब आप जेमस्टोन पर इतना पैसा लगा रहे हैं तो आप एक बार प्रॉपरली अपनी जन्म कुंडली को चेक करा लीजिए। आप एक बार अपनी जन्म कुंडली पर कंसल्टेशन लेकर के ही जेमस्टोन की तरफ जाइए। वैसे हाँ, अगर नवांश में बुध आपका उच्च का है और जन्मांक में बुध आपके लिए कारक होते हैं तो आप पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन जेमस्टोन के बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स दोनों होते हैं जो कि आपको झेलने होते हैं। तो एक बार कुंडली का अध्ययन अवश्य ही करा लीजिएगा, उसके बाद में हम पन्ना के विषय में और चर्चा कर सकेंगे। अगला प्रश्न है संतोष सिंह जी का। इन्होंने बोला है कि सर, मैंने न्यूमरोलॉजी और वैदिक ज्योतिष का क्रैश कोर्स किया है और ग्रह एंड भाव समझ में आते हैं, पर आप जिस तरह से कुंडली के ग्रह देखते ही बताते हैं कि इस ग्रह के यहाँ पर इस नक्षत्र में बैठने से ऐसा होगा, वो मुझे कुंडली के ग्रह देखने पर समझ में नहीं आता। काइंडली हेल्प। देखिए, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा विषय है ना जो कि आप क्रैश कोर्स को करके कर सकते हैं। हालाँकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी बृहत नहीं है, न्यूमरोलॉजी में भी बृहतता है। लेकिन हाँ, आप जनरल चीज़ें जो है जैसे मोबाइल नंबर निकालना, नेम कैलकुलेशन, ये सब जो आजकल चल रहा है न्यूमरोलॉजी के उसमें, तो ये आप क्रैश कोर्स को करके कर सकते हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष को बहुत ध्यान से आपको समझने का प्रयत्न करना होगा कि वैदिक ज्योतिष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप क्रैश कोर्स को करके कर लें, क्रैश कोर्स को करके सीख लें। ज्योतिष शास्त्र जो है ये अथाह सागर है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी पूर्ण रूपेण ज्योतिष को नहीं सीख सकता। आप जैसे जैसे ज्योतिष को पढ़ेंगे, परत बाय परत एक नए नए पन्ने खुलते चले जाएंगे, कई कई नई चीजें। मैं इन्हीं बुक्स को कई बार जब दोबारा से देखता हूं तो मुझे कई ऐसी नई चीजें दिखती हैं जो मुझे लगता है पहले तो पढ़ी ही नहीं थी। इसके साथ ही साथ ज्योतिष को आपको दो तरह से समझना होगा, ज्योतिष को आपको दो तरह से सीखना होगा। सबसे पहले तो क्रैश कोर्स आपने कर लिया है तो आपने बेसिक नॉलेज जन्म कुंडली का ग्रहण तो कर लिया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और यदि आप मेरे कार्यक्रमों को देखते हैं, आपने मेरे द्वारा अपलोड किए गए पुराने वीडियोस देखे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने बेसिक टू हाई लेवल एस्ट्रोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट सभी तरह की वीडियोज़ जो कि आपको क्रैश कोर्स में बताए गए हैं ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करके रखे हुए हैं। तो इनको आप अवश्य ही देखें एक बार फिर से। तो आपको ये तो क्लैरिटी हो गई कि ये लग्न कौन सा है, इस भाव में जो राशि है तो इस भाव के अधिपति कौन है, इस भाव में ग्रह कौन से बैठे हैं, उस राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई। अब यदि आप बोलते हैं कि
कि आपको जिस तरह से मैं बताता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता, तो देखिए चीज़ें प्रैक्टिस से आएँगी। इसको 2 तरह से देखा जाता है कि आप एस्ट्रोलॉजी को सबसे पहले तो एज़ अ साइंस भी देखो। आप इसको एक ज्योतिष को एक विज्ञान की तरह भी देखिए कि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जैसे किसी व्यक्ति के लग्न में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य का नेचर है वो होता है थोड़ा-सा एग्रेसिव, एक राजा का व्यक्तित्व, और लग्न उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है, तो सूर्य यदि लग्न में जाके बैठेंगे तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में थोड़ी-सी एग्रेसिवनेस, थोड़ा-सा ईगो देखने में मिलेगा ही मिलेगा। ये साइंस है। बट किस तरह का मिलेगा, किस तरह से होगा, थोड़ा-सा ज्योतिष को कला के रूप में भी जोड़ करके देखा जाता है, इसलिए शुक्र का प्रभाव मैं देखता हूँ कि ज्योतिषियों पर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपको पहले तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आत्मसात करना होगा, ज्योतिषीय सूत्रों को, शास्त्रीय उचित ज्ञान को आपको आत्मसात करना होगा सबसे पहले तो अपने अंदर। तब जाकर के आप ज़्यादा अच्छी तरह से इस पर पकड़ बना पाएँगे और फिर आपको कुंडली देख कर के समझ में आएँगी चीज़ें। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपने शुरुआत की है। जब आप बहुत सारी कुंडलियों को देखेंगे, बहुत सारी कुंडलियों को देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी। सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के चार्ट को ही देखिए, उनको भले ही मत बताइए, उनके बारे में आप जानते तो हैं। उस पर थोड़ी-सी प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप बहुत सी चीज़ बहुत बार एक ही चीज़ को देखेंगे, करेंगे, तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मैं अपने कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे शिक्षा लेते हैं ज्योतिष की, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि आप इस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन को देखो और नोट करो। जब आप नोट करोगे और उसको देखोगे तो आपको और अच्छे से बोलते में समझ में आएगा। ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजी का थ्योरेटिकल पार्ट से जो आपको बुक में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, ज्योतिष शास्त्र पूर्ण आध्यात्म है और ये फल कथन करना ज्योतिषी की साधना पर, उस ज्योतिषी पर देवीय कृपा कितनी है, उस ज्योतिषी की आध्यात्मिक शक्ति कितनी है, इस पर पूरी तरह से निर्भर करता है। कई बार कुंडलियों में ग्रह कुछ और बोलते हैं बट ज्योतिषी के मुँह से कुछ और बातें निकलती हैं और वो अक्षरशः सत्य साबित होती हैं। तो आपको साधना करनी होगी। जिस भी ईश्वर के प्रति आपका रुझान है, आपकी जन्म कुंडली में जो भी इष्ट देवता बनते हैं, उनके अत्यधिक आराधना करना प्रारंभ करिए। नियमित दिनचर्या को अपनाना, नित्य मंदिर में जाकर के कुछ वक्त बिताना, नित्य मंदिर में दर्शन करना, पूजा पाठ करना, भगवान के साथ में वक्त बिताना, इससे आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, जो आपकी शक्ति है, वो जागृत होगी, वो बढ़ेगी। तब आपको जन्म कुंडली की चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ सकेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये कपिल जी हैं, इन्होंने पूछा है कि आरूढ़ लग्न के बारे में बताइए। देखिए, आरूढ़ लग्न जो है ये एक जैमिनी ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है और ये इसलिए देखा जाता है कि समाज में लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं या आप समाज में किस तरह से लोगों के बीच में जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपका लग्न जो है वो मेष लग्न है, तो नेचर आपका कहीं न कहीं गुस्से वाला होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, धैर्य की कमी आपके अंदर होनी चाहिए। ये आपको पता है और ये आपके करीबी लोगों को भी पता होगी कि आपका नेचर है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपका आरूढ़ लग्न जो बन रहा है वो कन्या का बन रहा है, तो समाज में लोग आपको इस नज़रिए से देखेंगे कि ये व्यक्ति मैनेजमेंट का बहुत धनी है, इसको मैनेजमेंट करते बहुत अच्छे से आता है, हो सकता है आप किसी मैनेजर की पोस्ट पर काम भी कर रहे हों। तो समाज में लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, भले ही आप उस नज़रिए से अपने आप को नहीं सोचते हो, बट समाज में लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, ये आरूढ़ लग्न के माध्यम से पता चलता है। आरूढ़ लग्न को फाइंड करने का तरीका होता है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश, लग्न से जितने भाव आगे जाके बैठते हैं, तो लग्नेश से उतने ही भाव आगे जाने पर जो राशि आती है, वो राशि ही आपके आरूढ़ लग्न का लग्नेश बनता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप मेष लग्न के हैं और लग्नपति आपके मंगल जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं जो कि लग्न से पांचवा है, तो मंगल से 5 घर आगे जाइए, यानी कि फिफ्थ से फिफ्थ हाउस आगे जाएंगे तो नाइन्थ हाउस में, यानी कि धनु राशि का आपका आरूढ़ लग्न बनेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, जैसे लग्नेश यदि चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो आरूढ़ लग्न भी फोर्थ हाउस हो जाएगा। लग्नेश यदि लग्न में बैठे हैं तो लग्न से 10वें भाव में जो राशि आ रही है वही आपका आरूढ़ लग्न होगा। तो इस तरह से आरूढ़ लग्न को फाइंड किया जाता है। आजकल कई सॉफ्टवेयर्स भी बता देते हैं और अब आरूढ़ लग्न पर बहुत से इसके सूत्र भी बताए गए हैं कि जैसे आरूढ़ लग्न से 5वें में और 9वें में शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति की इमेज अच्छी होती है। 3, 6, 10, 11 में अगर पापक ग्रह बैठे हुए हों आरूढ़ लग्न से, तो आपके पास धन की स्थिति अच्छी होती है, समाज में लोग आपको एक धनाढ्य के नजरिए से देखते हैं। तो कि कुछ इस तरह से बताया गया है। बाकी मुख्य तौर पर आरूढ़ लग्न ये इसलिए देखा जाता है कि समाज में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस नजरिए से आप देख रहे हैं। और अगला प्रश्न जो है ये सुरेश चौहान जी का, इन्होंने पूछा है कि धन को लेकर के चिंता बनी रहती है, उपाय बताएं। सबसे पहले तो जन्म कुंडली में देखना होगा कि क्या परेशानी है जिस वजह से आपको धन को लेकर की चिंता बनी हुई है और ये सुधार कब तक आने वाला है। तो ये ज्योतिष का विषय हो गया। फिर भी सामान्य उपाय, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ करिए, लक्ष्मी जी के मंत्र को आप स्फटिक की माला में जाप भी कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ करना घी का दिया जला करके आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर एक मंत्र देखने में मिल जाएगा। इस मंत्र को आप पूर्णिमा की शाम को, एक बिल्व फल आप सबसे पहले तो ले लीजिए, सूखा हुआ बेल का फल जो होता है वो,
और पूर्णिमा की शाम में या पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हैं। आपको हवन करना है, उस बेल के फल के 11 टुकड़े कर लीजिए, उसको घी में डुबा-डुबा करके 11 बार आपको आहुति देनी है, जो स्क्रीन पर मंत्र दिया हुआ है, इस मंत्र को पढ़ने के बाद में। इससे भी इसको करने से हर मंथ में पूर्णिमा आती है, हर मंथ में करने से धन को लेकर की जो परेशानियां हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके धन से संबंधित परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 106 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।